So good evening everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, I am with you with my new video lecture on a new subject that is biology. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो एक न्यू सब्जेक्ट के ऊपर मैंने लिया है, आईटी सेक्टर से थोड़ा सा हट के, दैट इज़ बायोलॉजी के ऊपर. ठीक है गाइज, तो बायोलॉजी का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेल के बारे में है. ठीक है गाइज, बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल पे भी अवेलेबल रहेगा, प्लस यही वीडियो लेक्चर आपको दृष्टि आईएएस फाउंडेशन का चैनल है उसके टेलीग्राम ग्रुप में भी ये वीडियो लेक्चर अपलोड होगा. आप जो है वहाँ से भी इस वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. प्लस आप दृष्टि आईएएस फाउंडेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए. उसमें आपको और भी सब्जेक्ट्स के अलग अलग तरह के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. राइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में वो है सेल के बारे में. सेल के बारे में सभी ने सुना होगा. सेल का मतलब होता है कोशिका. हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो माना जाता है सेल. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप फर्दर उसको ब्रेक डाउन कर करके देखें कि उसके अंदर क्या है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी फॉर्मेशन सेल से स्टार्ट होती है. सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका सेल. ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल का भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका सेल ही माना जाएगा, बिकॉज प्लांट सेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट सेल्स को या प्लांट्स को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है. क्यों किया जाता है गाइज? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और बदले में हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं फ्रॉम अस. राइट गाइज, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई प्लांट सेल या प्लांट्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज द लिविंग organism. In this way, we are also under in the category of living organism. Animals, birds, these all insects, these all things are considered under the living organism. तो वो सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस? सेल से. राइट, अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें सेल से जुड़ी हुई डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने सेल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका बनता है, हु क्वाइन द टर्म सेल. सेल टर्म किसने क्वाइन की? सेल टर्म फर्स्टली क्वाइन बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल टर्म को क्वाइन किया था. कब किया था? 1660 में. तो ये साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रख लीजिए कि सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था. एज ही एग्जामिन द प्लांट सेल ऑफ डेड बार्क ऑफ कॉक ट्री. कॉक ट्री, जो काक का ट्री आपका होता है, उसका डेड बार्क था. बार्क मतलब जैसे ये प्लांट है आपका, उस प्लांट का जो सबसे बाहर वाला कवर होता है, ठीक है, वो ऐसे निकल के आ जाएगा. जब आप उसको उखाड़ोगे ना, निकल के आ जाता है. किसी प्लांट का आराम से निकला है. अगर वो प्लांट काफ़ी पुराना हो चुका है, वो पेड़ आपका काफ़ी पुराना हो चुका है, ट्री आपका, तो उसका आसानी से निकल के आती है बार्क. ठीक है, तो वो प्लांट जो है आपका, जो कॉक ट्री था, ठीक है, उसकी जो डेड बार्क थी उसके ऊपर रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया. उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसने देखा कि इस सेल के इस बार्क के अंदर ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है. तो उसने देखा कि वो सेल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, लेकिन जो सेल्स उसने उसके अंदर नोटिस किए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल है, उसके अंदर छोटे छोटे इस तरीके से रूम बने हुए थे, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स उसने देखे. ठीक है, उस बाग के अंदर, ये आपके पास बाग है, उसके अंदर फर्दर आप उसने नोटिस किया कि ये जो बाग है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है. लेकिन वो सेल्स जो हैं, वो रूम लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो कैसे हैं आपके? खाली हैं. खाली क्यों है? क्योंकि वो प्लांट आपका डेड है, उसमें से लिविंग मटेरियल जो है वो लॉस हो चुका है. ठीक है, ये उसने नोटिस किया. ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस की है, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दैट लॉस देयर लिविंग मटेरियल. ऐसे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स उसने नोटिस किए जिसमें से लिविंग मटेरियल लॉस हो चुका था. अब आप सोचेंगे कि लिविंग मटेरियल लॉस होने का क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लांट जब तक वो सॉइल में अटैच है, जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है
और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा है, तब तक वो प्लांट आपका क्या काउंट होता है, या वो ट्री प्लांट कुछ भी है, हर्ब श्रब कुछ भी है, वो आपका काउंट होता है कि ये एक लिविंग प्लांट है, बिकॉज वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है और उस प्लांट में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि वो प्लांट पहले छोटा था फिर बड़ा हो रहा है, उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस उसमें टाइम के साथ, सीजन के साथ हो रहे हैं। दैट्स वाई दैट प्लांट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। एक बार आपने प्लांट को काट दिया, उसको उसकी जड़ को मिट्टी में से अलग कर दिया, तो वो प्लांट आपका क्या काउंट होगा, डेड, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस सिर्फ यही आएंगे कि वो प्लांट टाइम के साथ साथ सूख जाएगा, सड़ जाएगा, वो लकड़ी खराब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर सकता। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि पेड़ों को मत काटिए, बिकॉज प्लांट्स आर द important part of our life because they provide oxygen to us, right। तो ये सारी चीज़ें किसने स्टडी की, रॉबर्ट हुक ने, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब रॉबर्ट हुक के आइडिया को ही आगे कंटिन्यू किया, दो साइंटिस्ट आपके और आए जिन्होंने सेल के ऊपर एक थ्योरी दे दी। सेल थ्योरी किसने दी थी, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। सेल थ्योरी गिवन बाय टू जर्मन साइंटिस्ट एम्स्क्लेडॉन एंड थियोडोर सिक्वैन। कब दी थी, 1839 में, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट थे गाइज, एक बार फिर से देख लीजिए। एम्स्क्लेडन एंड थियोडोर स्कैवैन, कब दी थी, 1839 में। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये थ्योरी क्या कहती है, तो इसके इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान में रख लीजिए। फर्स्ट आपके पास, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है, सेल से बना हुआ है। सेकेंड, सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल्स जो हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों है, बिकॉज एवरी सेल कंटेन सम बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक सेल में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण वो सेल आपका प्रॉपरली वर्क करता है। आगे हम सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे, प्लस आपका प्लांट सेल पढ़ेंगे, एनिमल सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको जनरल सा बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, और सेल की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। सेल आपका राउंडेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, लॉन्गेटेड हो सकता है, स्पाइक शेप का हो सकता है। उस सेल में अलग अलग तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल सेल में न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के कुछ एक स्ट्रक्चर्स होंगे। वो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है सेल थ्योरी का, अ न्यू सेल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। न्यू सेल जो है पुराने वाले सेल से ही बनता है, ये आपका सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो सेल थ्योरी कहती है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय, ये आपके पास एक टर्म है, ये भी आपने याद रखनी है, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका ये मतलब है कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। कब दिया था, इन 1855। अ जर्मन साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ पैथोलॉजी। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसको किसका फादर माना जाता है, पैथोलॉजी का। या फिर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैथोलॉजी का फादर किसको माना जाता है, तो इस साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना, रुडोल्फ वर्चो। और इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, मीन्स ईच सेल इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट, या प्री एग्जिस्टिंग सेल। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे और कंसीडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, उसने ये कहा, व्हेन नॉर्मल सेल चेंजेस देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिजीजेस। अगर किसी भी नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग चेंज होती है तो इसका ये मतलब है कि वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उसके सेल्स में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
बात करते हैं कैंसर सेल्स की। सभी ने सुना होगा कैंसर सेल्स के बारे में। कैंसर सेल्स क्या होते हैं? नॉर्मल सेल्स की जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो उसको कैंसरस सेल्स का नाम दिया जाता है। यानी कि वो सेल्स क्या करेंगे, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को अनबैलेंस कर देंगे, जिसके कारण उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी प्लांट सेल में भी, अगर प्लांट का भी कोई सेल आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो प्लांट भी आपका क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, और समय के साथ वो सूख जाता है, टूट के जड़ से उखड़ जाता है, या फिर उसका स्टैम सूख के गिर जाता है, वो आगे फर्दर ग्रो नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है, उसने ये कहा, साइंटिस्ट ने, रोडोल्फ वर्चो ने, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स अगर वो सेल आपका नॉर्मल फंक्शनिंग से अलग बिहेव कर रहा है तो वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज के केस में कंसीडर किया जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाउ मेनी सेल्स ह्यूमन बॉडी कंटेन्स? ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 30 ट्रिलियन सेल्स। एक ह्यूमन बीइंग में जो बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई डिजीज नहीं है, उसमें नॉर्मली कितने सेल्स होते हैं गाइस? 30 ट्रिलियन सेल्स। दैट इज नॉट फिक्स्ड बट अप्रॉक्सीमेटली इट मे बी। वो फिक्स नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल सा आइडिया यहाँ पे कंसीडर किया है कि 30 ट्रिलियंस होते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन अगर आपको बनता है तो आप यहाँ से इसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ द सेल। सेल के बेसिक फीचर्स के ऊपर। बेसिक फीचर्स का ये मतलब होता है कोई भी नॉर्मल सेल आपका किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। दिस मीन्स व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ एक मेन चीज़ें हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में आपको मिलेंगी। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकंड आ गया साइटोसोल, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम एंड द लास्ट वन इज जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कुछ एक 5 ही कंपोनेंट नहीं होते गाइस, सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कंसीडर करवाए हैं। आगे जब आप लोग प्लांट और एनिमल सेल का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम 1 बाय 1 हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपने इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर सेल का यहाँ पे देखना है। तो चलिए एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग सेल का देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा गाइस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहाँ पे देखिए जो बाहर वाली आपके पास लेयर है रेड कलर की, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकंड आपके पास जो येलो कलर का मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज साइटोसोल। नेक्स्ट जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है न्यूक्लियस। नेक्स्ट न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए, यानी कि जीन्स, जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म होता है आपका, जिसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इस सब्सटेंस के अंदर जो है सारे आपके कंपोनेंट्स जो हैं सेल के, वो फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम है यहाँ पे, ठीक है। इसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड ऑल दैट। राइट गाइज, तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, सेल के लिए प्रोटीन बनाना, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में लेंगे, अभी आप जस्ट इसका सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए सेल का। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे गाइस। ये जो फर्स्ट है आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन को हम लोग आज डिटेल में समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है। नाउ सेल मेम्ब्रेन फर्दर किसी चीज से मिलकर बनी होगी,
तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? एज वी कंसीडर मॉलिक्यूल्स, द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन आपके किन किन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है? फर्स्ट आपके पास आ गया फॉस्फोलिपिड, नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड्स, नेक्स्ट प्रोटीन्स एंड द लास्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो आज हम लोग लेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम फॉस्फोलिपिड को आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपका जो सेल मेम्ब्रेन की फर्स्ट लेयर है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो 2 फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। अब आप लोग ये कहेंगे मैम व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड्स क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी फैट अगर वो कंज्यूम करता है, तो जब वो फैट आपका टूटता है, रिलीज होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। तो कौन कौन से फैटी एसिड से मिलकर आपकी फॉस्फोलिपिड की लेयर बनी होती है? फर्स्ट आपका आ गया ग्लिसरॉल, जिसको हम फॉस्फेट ग्रुप में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉलिन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, राइट। इसको फर्दर अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ग्लिसरॉल क्या चीज़ है, कॉलिन क्या चीज़ है। अभी सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि फॉस्फोलिपिड जो है आपका वो 2 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल एंड द सेकेंड वन इज कॉलिन, एंड फॉस्फोलिपिड इज अ component of the which cell membrane, right? Now phospholipid is the bilayer of lipids having 2 parts. bilayer मतलब डबल लेयर होती है लिपिड्स की, जिसमें आपके पास जो है फॉस्फोलिपिड में 2 पार्ट्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड की लेयर में एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो वाटर रेसिस्टेंट होता है, यानी कि वाटर लविंग नहीं होता है, वो वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोफिलिक, जिसको वाटर लविंग लेयर बोलते हैं, जो आपका वाटर लविंग यानी कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट होने देगी, ठीक है। इसका भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बिफोर डिस्कसिंग द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, आई वुड लाइक टू डिस्कस ग्लिसरॉल एंड कॉलिन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट इज ग्लिसरॉल। अभी हमने पढ़ा कि ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड है जिससे फॉस्फोलिपिड मिलकर बना है आपका, ग्लिसरॉल और कॉलिन से। तो ग्लिसरॉल को समझ लीजिए पहले। ग्लिसरॉल क्या है? इट इज़ अ विस्कस, विस्कस मतलब चिपचिपा, इट इज़ अ विस्कस कलरलेस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका विस्कस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्वीट सब्सटेंस है। तो सिंपल सा लॉजिक है। ग्लिसरॉल को हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। ग्लिसरीन जो आप लोग यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी ग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है, प्लस कुछ मेडिकल यूज़ भी ग्लिसरॉल के होते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई डेफिनेट कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और स्वीट सब्सटेंस होता है, हल्का सा उसमें स्वीट टेस्ट होता है। एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे कि ग्लिसरॉल को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल एडेड इन कफ सिरप्स में ऐड किया जाता है। यूज एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट लाइक इन मॉइस्चराइजिंग की जो क्रीम्स आपके पास होती हैं, उसमें भी ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन को ऐड किया जाता है। शेविंग क्रीम में ऐड किया जाता है, प्लस आई ड्रॉप्स में। यहाँ पे गाइस स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, DR आना था यहाँ पे, ड्रॉप्स, राइट। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स जो आपके होते हैं उसमें भी ग्लिसरीन को या ग्लिसरॉल को ऐड किया जाता है, राइट। ग्लिसरॉल के बहुत सारा डिटेल में अलग से टॉपिक है, अभी हम जस्ट इसका एक हाईलाइट यहाँ पे देख रहे हैं। जब ग्लिसरॉल का अलग से टॉपिक लेंगे वहाँ पे हम इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट जो फैटी एसिड है फॉस्फोलिपिड का, नेक्स्ट आपके पास है कॉलिन। कॉलिन वो साफ करने वाला कॉलिन है जिससे आप टीवी, फ्रिज एंड ऑल दैट साफ करते हो। कॉलिन क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, विच वी नीड फॉर अवर सेल डेवलपमेंट। सेल की ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ एक मिसलेनियस चीज़ें मैंने ली हैं, आपके काम आ सकती हैं। न्यू बॉर्न गेट दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर्स मिल्क। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि न्यू बॉर्न जो है कॉलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, न्यू बॉर्न बेबी जो है वो कहाँ से कॉलिन को एक्सट्रैक्ट करेगा, कहाँ से करेगा? मदर्स मिल्क से।
बट एडल्ट ह्यूमन बींग, अगर हम अपनी बात करें, एडल्ट ह्यूमन बींग वो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, फूड सोर्सेज होते हैं जहाँ से कॉलिन वो एक्सेस करेंगे, लाइक फिश है, एग्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में आपका कॉलिन होता है। तो कॉलिन क्या है, आपका एक फैटी एसिड है। तो 2 फैटी एसिड्स हमने डिस्कस किए, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, एंड द सेकंड वन इज कॉलिन। These both fatty acids are the part of the phospholipid layer, and phospholipid is a part of the cell membrane, right? Now next आपके पास है, अब कुछ स्ट्रक्चरल देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड की लेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। उसको स्ट्रक्चरली देख लेते हैं। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर, ये देखिए फॉस्फोलिपिड की लेयर जो लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताई कि हाइड्रोफिलिक हेड है इसका, ये वाटर लविंग है। ये लेयर जो है आपकी, ये हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट होने देगा, और ये आपके पास जो है हाइड्रोफोबिक है जो कि वाटर रेसिस्टेंट लेयर है, ये आपका सराउंडिंग में वाटर है। अब ये वाला जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का, इसको आप यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिटेल में देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है इसका, यहाँ पे साइंटिफिक फार्मूला भी इसका दिया है, केमिकल फार्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कॉलिन का, फॉस्फेट का, ग्लिसरॉल का, ठीक है। मतलब जो आपका ये वाला पार्ट है ना, हाइड्रोफिलिक वाला, कॉलिन, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव करते से आपको क्लियरली दिखेगा, दिस इज ओके। ये देखिए, और जो टेल पार्ट है आपका वो क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखिए अलग से दिखाया हुआ है, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक आपकी टेल एरिया है, राइट। अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लिया, उसका कंपोजिशन भी देख लिया कि फॉस्फोलिपिड जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड जो आपकी लेयर होती है उसके फंक्शंस की। तो फर्स्ट फंक्शन आपका है, इट परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस, 2 मेजर फंक्शंस ये परफॉर्म करती है। फर्स्ट है, दिस लेयर सर्व एज ए सेल कंटेनर। ये लेयर आपकी सेल कंटेनर, कंटेनर क्या होता है, एक बर्तन। इट प्रोटेक्ट द ऑल कंटेंट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। जैसे ये आपके पास सेल है, ये आउटर क्या है आपके, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो हम फॉस्फोलिपिड को डिस्कस कर रहे हैं। फॉस्फोलिपिड में फर्दर 2 फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल एंड कॉलिन, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब ये जो आपके पास फॉस्फोलिपिड लेयर है ये क्या करती है, कंटेनर की तरह वर्क करती है। इसके अंदर जितने भी आपके पास कंटेंट्स होंगे सेल के, उनको ये लेयर क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, आउटसाइड इन्वायरमेंट से। सेकेंड क्या फंक्शन है, इंटीरियर ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर इज नॉन पोलर। जो अंदर वाला पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड लेयर का, जैसे ये है, ये आपका इनर पार्ट हो गया, सॉरी ये इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट है, ठीक है। वो आपका क्या है, वो आपका नॉन पोलर नेचर का है। नॉन पोलर नेचर का ये मतलब है कि उसमें चार्ज बहुत ही कम है। सो ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ओनली पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही आपके पास होंगे, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आइदर बाय डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पोलर, नॉन पोलर, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसीलिए मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में इनको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मेम्ब्रेन क्या होती है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो नॉन पोलर होती है। तो सबसे पहले आप ये डिफरेंस क्लियर कर लीजिए कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है। पोलर मेम्ब्रेन क्या होती है, इट मीन्स मेम्ब्रेन हैव सम चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चार्ज होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। अगर एक पोल पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपस में अट्रैक्ट होंगी। अगर सेम चार्जेस होते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिफाई भी किया है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव होगा।
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंड नेगेटिव चार्जेस नहीं, यहाँ पे एक्चुअली सेम चार्जेस आना था, सेम चार्जेस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, रिपेल ईच अदर, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव हो, यानी कि सेम चार्ज अगर होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यानी कि पोलर मेम्ब्रेन वो होगी जिसमें कुछ ना कुछ चार्ज आपका एग्जिस्ट करेगा, दैट मे बी अपोजिट चार्जेस और दैट मे बी सेम चार्जेस। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। नाउ नेक्स्ट आपके पास हम बात करते हैं नॉन पोलर मेम्ब्रेन की, और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो आपकी नॉन पोलर नेचर की होती है, यानी कि उसमें चार्ज बहुत ही लो होता है, ठीक है। अगर चार्ज लो होगा तो उसमें से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो छोटे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, वो इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर पोलर नेचर के होंगे, पॉजिटिव सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, और अगर आपके जो हैं अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, वो पास नहीं होने देंगे। तो इसीलिए जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है वो नॉन पोलर मेम्ब्रेन या नॉन पोलर नेचर की होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, 1 मिनट गाइस, नाउ दिस इज ओके। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है गाइस, सॉल्यूट कोई भी आपका सॉलिड मटेरियल हो सकता है आपका, ठीक है, जिसको आपको डिसॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें अगर आप शुगर डिसॉल्व कर रहे हो तो शुगर क्या है आपका, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैविंग हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है आपका, मूव करता है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे मैंने आपको शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया, दैट इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जांपल, लेकिन शुगर में ये होता है कि शुगर को अगर आप पानी के ग्लास में डायरेक्टली ऐड कर देंगे विदाउट स्टरिंग तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसको हल्का सा स्टर करेंगे वो पूरी उसमें डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि जो शुगर है दैट इज द सॉल्यूट एंड द ग्लास ऑफ वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट आपका जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप डिफ्यूजन का देखना चाहते हैं, एमॉक्सिलिन, आपने सुना है, एमॉक्सिलिन क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। अगर हम चाइल्ड वाली इसकी बात करें या सिंपल भी टैबलेट्स की बात करें, मैं चाइल्ड वाली इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज चाइल्ड वाली जो एमॉक्सिलिन टैबलेट होती है उसमें चाइल्ड क्योंकि डायरेक्टली टैबलेट को हमारी तरह नहीं खा सकते ना, इसीलिए वो जो टैबलेट होती है डॉक्टर्स बोलते हैं कि उस टैबलेट को, एमॉक्सी की टैबलेट को आप जो है चम्मच में पानी डाल के उसमें रखिए, जैसे ही आप उसको पानी में रखेंगे वो एकदम से डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर आप उस टैबलेट को कंसीडर करें एज अ सॉल्यूट तो वो टैबलेट जैसे ही आप पानी में डालेंगे वो फटाफट डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूज़न। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इसका रिवर्स होता है, मूवमेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल्स नोन एज ऑस्मोसिस। इसमें ऑस्मोसिस क्या होगा, उल्टा है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, व्हेन वी डिप्ड रेजिन, रेजिन किसको बोलते हैं गाइस, किशमिश को। अगर आप रेजिन को ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करें या फिर मिल्क में ऐड करें या फिर कोई भी अगर आप स्वीट डिश बनाते हैं, मैक्सिमम हम रेजिन्स उसमें डालते हैं लाइक खीर एंड ऑल दैट। तो जैसे ही आप रेजिन को सॉल्वेंट में डालेंगे, उसमें क्या होता है, रेजिन डिसॉल्व नहीं होती है सॉल्वेंट में, बल्कि जो सॉल्वेंट होता है दैट इज दैट स्टार्ट टू एंटर इन द रेजिन, वो वाटर या वो सॉल्वेंट आपका रेजिन में एंटर करना स्टार्ट कर देता है, तो रेजिन आपकी क्या हो जाती है या किशमिश आपकी क्या हो जाती है, पफ्ड हो जाती है। यानी कि पहले वो इस तरह से आपकी कंस्ट्रिक्ट फॉर्म में होती है, जैसे ही उसमें वाटर एंटर करेगा वो उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उस रेजिन में क्या होगा, सॉल्वेंट आपका एंटर कर जाएगा। यानी कि क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू
हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस, राइट। तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की, उसमें भी यही प्रोसेस होता है, या तो आपका जो है डिफ्यूजन होगा, जो भी पार्टिकल्स या जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके मूव करेंगे, या तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या फिर वो ऑस्मोसिस से आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, राइट गाइस। तो ये था आज आपका टॉपिक सेल्स के बारे में, और सेल में हमने कुछ एक चीज़ें आज डिस्कस की हैं। फर्दर अभी ये टॉपिक आपका कंटिन्यू चलेगा नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल प्लस दृष्टि IAS फाउंडेशन चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, कीप इंजॉइंग द लेक्चर, गुड बाय।